हमें क्या करना है, क्या पढ़ना है साइंस में, चैप्टर नंबर 5, ठीक है ना। क्या है ये चैप्टर नंबर 5? पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, है ना। पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का मतलब होता है जो तत्व हैं हमारे इस धरती पर, हर वो चीज जो आप देख रहे हैं, निर्जीव चीज, सजीव नहीं, निर्जीव चीज जो भी आप देख रहे हैं, ये सभी किससे बना हुआ है? एलिमेंट्स, तत्व से, है ना। किससे बना हुआ है? तत्व से, एलिमेंट हाँ। और ये आज तक, मतलब अब तक कितने तत्व हमें पता है, मतलब कितने तत्व हमारे पास खोजे जा चुके हैं? उनकी संख्या है सर 118। 118। अब तक 118 एलिमेंट्स खोजे जा चुके हैं और उन 118 एलिमेंट्स में से उन 118 में से 94 जो हैं वो प्राकृतिक रूप से इस सर 98। हाँ 94 यानी कि 94 प्राकृतिक रूप से इस संसार सर में हमारी पाए बुक में जाते हैं। 98 है। क्या? सर हमारी बुक में 98 है। ये एनसीईआरटी सामने खोल रखी है बेटा मैंने, ये एनसीईआरटी खुली हुई है, इसलिए मैं एनसीईआरटी को सर्वे सर्वा मान के ही बोलूंगा। नया जो भी कुछ हुआ है अभी उसके बारे में नहीं बात करूंगा, ठीक है। 94 नेचुरली ऑकरिंग यानी कि कुदरती रूप से पाए जाने वाले हैं, और बाकी जो हैं वो क्या है? मैन मेड, आर्टिफिशियल, जिसको कि इंसानों ने बनाया है, ठीक है। ये एलिमेंट्स का है। अब देखो, इस चैप्टर का ही नाम है पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि अगर हम हिंदी में कहें तो तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, यानी कि तत्वों के वर्गीकरण की बात की जा रही है। अब बताओ वर्गीकरण की क्या जरूरत है? जो जैसे पढ़ा है वैसे तो ठीक है। तो सबसे पहला सवाल आता है दिमाग में कि आखिर वर्गीकरण की जरूरत क्या है? क्यों वर्गीकरण करना है, क्यों क्लासिफाई करना है? तो मैं एक उदाहरण देता हूं, यहां भी लिखा है, अरे वाह, यहां भी वही है, अक्सर यही उदाहरण देने में मजा आता है। उदाहरण देता हूं मैं, सपोज करो कि आप में से किसी की एक बहुत बड़ी राशन की दुकान है, परचून की, समझ पा रहे हैं, और उस राशन की दुकान में 10 लाख का माल भरा है, आटा चावल तेल शैम्पू, मतलब पैकेट वाले सब कुछ सामान है, चीनी वगैरह और नए नए आइटम, टूथब्रश टूथपेस्ट से लेके, और बहुत सारा सामान भरा हुआ है। अब मैं एज अ कस्टमर फटाफट आया, नहीं बहुत जल्दी है मुझे निकाल दो, मैंने कहा कि भाई चाय पत्ती निकाल दो। तो अब वो सामान यूं ही ढेर में ऐसे पड़ा हुआ है, आपको पता नहीं कि किस तरफ क्या चीज मिलेगी या कैसे ढूंढें। तो हो सकता है कि 1 घंटे में मिले, हो सकता है 2 घंटे में, हो सकता है सुबह शाम तक हो जाए, वो इतना माल है ढूंढ ही ना पाओ। ऐसे में कस्टमर नहीं आएगा, ऐसे में दिक्कत होगी। इसीलिए एक बढ़िया दुकान वाला क्या करता है? ऑर्गेनाइज करता है, सब कुछ सही से ऑर्गेनाइज करके रखता है। भाई इधर एक अलमारी बनवा दी, उस अलमारी में खाने का सामान रख दिया, वो चीनी वगैरह, मतलब तेल चावल वगैरह जो भी रखना है, फिर इधर रख दिया उसने शैम्पू वैम्पू, उधर कॉस्मेटिक का सामान जो भी है, पाउडर और क्रीम और तेल वगैरह जो भी रखना है, तो एक व्यवस्थित रूप से रख दिया। कस्टमर आएगा, उसको पता रहेगा कि हाँ भाई उस तरफ जाना है, वहां से निकाल के लाना है, उस तरफ जाना है, वहां से निकाल के लाना है, उस तरफ जाना है, वहां से निकाल के लाना है, उधर वो चीज मिलती है, उधर उस जगह वो चीज रखी है, उसकी वो खासियत है। बाजार में भी ऐसी करते हैं, कहीं पर कपड़े का मार्केट है, कहीं पर लोहे का मार्केट है, क्लासिफाई करके अगर रखा हो कि भैया ये एरिया लोहे के मार्केट के लिए फेमस है, पता होगा लोगों को कि भाई लोहे का सामान लेना वहां पहुंच जाएंगे, ले आएंगे। क्लासिफाइड, वर्गीकृत किया हुआ है। तो यही फायदा है क्लासिफिकेशन का, और ऐसी ही कुछ जरूरत पड़ी हमें भी इस संसार में मौजूद सारे एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की, ताकि अगर हम किसी के बारे में जानना चाहें तो फटाक से उसके बारे में सारी विशेषताएं हमें पता हो जाए। अब क्लासिफाई कैसे करते हैं? अगर इंसानों को क्लासिफाई करने की बात की जाए, मतलब जीवित को क्लासिफाई करने की बात की जाए,
सुन रहे हैं सभी मेरी बात को? यस सर। यस सर। हाँ, गायब तो नहीं हो गए ना? नहीं सर, है, सुन रहे हैं। हाँ जी। अगर किसी जीवित को क्लासिफाई करने की बात की जाए तो मैं कहूंगा कि कैसे कैसे बांटो। घास खाने वाले की अलग वर्गीकरण, मांस खाने वाले का अलग वर्गीकरण, दोनों खाने वाले का अलग वर्गीकरण, है ना? आप पढ़ते हो ना, ये हर्बीवोर है, ये कार्निवोर है, ये ओमनिवोर है। हवा में उड़ने वाले का अलग वर्गीकरण, जमीन पे रहने वालों का अलग वर्गीकरण, अलग Yes, sir. क्लासिफिकेशन। जमीन और Yes, पानी sir. में जो दोनों रहते हैं उनका अलग क्लासिफिकेशन, उनको एम्फीबियंस बोलते हैं, है ना? जो पेड़ Yes, पे sir. रहते हैं उनका अलग क्लासिफिकेशन, उनको एर्बोरियल बोलते हैं। रेगिस्तान में रहने वालों का अलग क्लासिफिकेशन, उनको हम क्या बोलते हैं? रेगिस्तान में रहने वालों को, डेजर्ट वाले को एकदम। तो ये आप समझ रहे हो कि क्लासिफिकेशन ऐसे करा जाता है उनकी विशेषताओं के आधार पर। तो ऐसे ही एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए उनकी विशेषताओं को खोजना शुरू किया गया। और 1817 में, सन 1817 में किसने? 18. डोबरनियर ने, ये एक जर्मन साइंटिस्ट था, वुल्फगैंग डोबरनियर, और खतरनाक नाम है इसका, वुल्फगैंग डोबरनियर। इसने क्लासिफाई किया, Wool. वर्गीकरण किया और समान गुण धर्म वाले तत्वों को, मतलब एक जैसी प्रॉपर्टीज वालों को एक साथ रखा और तीन तीन की जोड़ियां बनाई, जिसको कहा गया डोबरनियर का ट्रिक, यानी कि ट्रेड्स। अंग्रेजी भी आप देखोगे, अंग्रेजी भी दिखाई दे जाएगा, इसलिए मैंने दोनों खोल रखा है ताकि किसी को दिक्कत ना हो। क्या कहा जाता है इसको? डोबरनियर ट्रेड्स। समझे? इसने तीन तीन की तिग्गी बना दी, तिग्गी, तीन तीन की तिग्गी। अब किस हिसाब से तिग्गी बनाई? इसने इस हिसाब से तिग्गी बनाई, उसने कहा कि जो ये तीन तत्व एक साथ रखे जा रहे हैं, क्या कहा? इंक्रीज तीन एलिमेंट जो एक साथ रखे देयर हैं। एटॉमिक मास, जो उनका एटॉमिक मास है, आणविक भार, अणु का भार, एटॉमिक मास, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाया, बढ़ते क्रम में सजाया, और इस तरीके से सजाया कि जो एवरेज है पहले और आखिरी का, वो बीच वाले के बराबर हुआ। समझे? कैसे? देखो यहां सामने देखो। पहले इतनी बात समझ में आई, पहले और आखिरी वाले का औसत बीच वाले के बराबर हुआ, ऐसे उसने सजाया। देखो कैसे तिग्गी बनाई उसने तीन तीन की, देखो, देख रहे हो आप? थोड़ा पतला कर दूं, ज्यादा मोटा हो गया ये। देखो ये क्या है? ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, एस आर्सेनिक, ये क्या है? कैल्शियम, क्लोरीन। अब उसने तिग्गी जो बनाई है वो तिग्गी कैसी है इसकी? देखो कैसी तिग्गी है, देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये डोबरनियर्स के ट्रेड है, ये सामने दिखाई दे रहा है, देखो यहां पर, ये इसीलिए ये टेबल बनाया हुआ है, Actinic. ये टेबल बना हुआ है यहां सामने, ये डोबरनियर्स ट्रेड, देखो सामने। और जूम करूं क्या? Yes, दिख रहा sir. है इतना बढ़िया साफ? सब दिख रहा है सर। हाँ। सर हम भी जूम कर पा रहे हैं। अच्छा, तुम लोग भी कर पा रहे? क्या बात है। Yes, sir. ये देखो क्या है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसकी तिग्गी। अब कैसे तिग्गी बनाई? अब देखो क्या है? लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है? तुम में से किसी को पता है? 7, ठीक है ना? सोडियम का 23 और पोटेशियम का 39। जरा इसके फार्मूला पर डाल के देखो कैसे करा इसने। मैंने क्या कहा अभी? इसने किस हिसाब से सजाया? पहले और आखिरी का औसत बीच वाले के बराबर, पहला यानी कि 7 और आखिरी यानी कि 39। इसको जोड़ के 2 से भाग करो, कितना आएगा? 9 7 16, 6 हासिल 1, 3 और 1 4, 46 भागा 2, कितना आया? 23 आया ना? यस सर। यानी कि इसने तीन तीन की तिग्गी इस तरीके से बनाई कि पहले और आखिरी वाले के एटॉमिक मास का औसत बीच वाले के बराबर आए। समझे? यस सर। यहां भी है तिग्गी, देखो, यस सर। कैल्शियम, सुनाई दे रहा है सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, समझ में आ रहा है? बढ़िया लग रहा है?
यस यस सर सर जी। Yes, sir. यस सर। खराब बोला ना, घुस के मारूंगा। अब देखो एक चीज आजा, अभी आपके सामने खुल गया, आप देख पा रहे होंगे पीरियडिक टेबल, यस सर देख पा रहे हैं ना? यस सर यस सर। यस सर। हाँ जी। तो आइए जरा, अब देखिए कैल्शियम, ये दिख रहा है आपके सामने, Ca से कैल्शियम, Sr Yes, से sir. स्ट्रोंटियम यस सर। और Ba से बेरियम। ये तिग्गी है इसकी, कोई सी तिग्गी जोड़ के देख लो भैया, कोई सी तिग्गी। 14 प्लस 74.9, 75 रख लेते हैं औसत में, है ना? जोड़ने के बाद 2 से भाग देंगे, कितना आएगा? 89 बटे 2। अब ये क्या हुआ? फेल हो गया, फेल हो गया कि नहीं? Yes, sir. फेल हो गया. फेल हो यस गया। सर। 45 पॉइंट कुछ करके आ रहा है औसत। तो यहां से आपको यही समझ में आ जाएगा कि जब डोबेर्नियर ने तिग्गी लगाने की कोशिश की तो उसकी तिग्गी कुछ हल्के एलिमेंट्स पर तो काम कर गई, हल्के एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर कम 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 था, लेकिन जब वो भारी Yes, sir. एलिमेंट्स की तरफ बढ़ा तो उसकी तिग्गी फेल हो गई और वो यूजफुल नहीं हो पाई। समझे? वो सिर्फ और सिर्फ 3 तिग्गियों पर ही काम कर पाया, मतलब 3 ट्रेट्स को ही सही साबित कर पाया। वो है आपके सामने ये जो लिखा हुआ है, कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम वाला और क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन वाला। इनका अगर आयोडीन। आप करोगे तो आपको पास हो जाएगा, फेल नहीं होगा। कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम जोड़ लो, इसको और इसको जोड़ के 2 से भाग दोगे, आपको 87.6 आएगा। और क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन में भी इसको जोड़ के भाग दोगे, ये आएगा। तो 2, ये मतलब ये 3 ही दे पाया वो, और आगे जब बढ़ा तो जैसे जैसे हैवी एलिमेंट्स पे गया वो फेल हो गया, तो उसकी तिग्गी काम नहीं कर पाई और ये क्लासिफिकेशन का सिस्टम आगे नहीं चल पाया। समझ में आ रही है आपको बात? हिंदी वालों को भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो मैं बता रहा हूं समझ में आ ही रहा होगा, Yes, sir. है ना? यस सर। यस सर जी। चलिए, उसके बाद काफी समय बाद, पहला देखो क्या था, इसने कब किया, ये कब था, तारीख भैया याद नहीं रहती मुझे, 1817, डोबर्नियर 1817 में, और न्यूलैंड ये भी वैज्ञानिक रसायन शास्त्री, इसने 1866 Yes. में, लगभग 50 साल के बाद इसने कुछ दोबारा से नया करने की कोशिश की। क्या नाम है इसका? जॉन न्यूलैंड। इसने फिर नए तरीके से क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की और क्या दिया इसने? ऑक्टेव्स दिए। ऑक्टेव्स, नाम पे ही लिखा है ऑक्टेव्स, 8, 3 की तिग्गी और 8 का 8। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, हिंदी में लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप। ठीक है ना? क्या? यस सर न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। ठीक है, इसने क्या किया, जो भी पता था उस समय तक, याद रखना, उस समय तक जितने भी एलिमेंट्स खोजे गए थे, जिनके बारे में ज्ञान था लोगों को, उसको उसने सजाने की कोशिश की। और उसको उसने किस तरीके से सजाने की कोशिश की? इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एटॉमिक मास, एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में, एटॉमिक मास मतलब परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाने की कोशिश की। किस क्रम में? किसको सजाने की कोशिश की, बताओ, बोलो। एटॉमिक नंबर को एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। हिंदी में परमाणु एटॉमिक द्रव्यमान, मास। इंग्लिश में एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाने की कोशिश की, समझे? Okay, और sir. शुरुआत कहां से की? सबसे कम जिसका एटॉमिक मास हो, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से शुरुआत की उसने और
56वें तत्व तक यानी कि 56 तत्व तक उसने अपना ये तिगड़म लगाया। कहां से शुरुआत की उसने? हाइड्रोजन से शुरुआत की और कहां तक? थोरियम तक। थोरियम जो 56वां एलिमेंट था उस समय, उस तक उसने अपनी ये तिगड़ी लगाने की कोशिश की। और किस हिसाब से लगाई? ऑक्टेव्स कैसे दी? अट्ठा क्या दिया उसने? म्यूजिक के शब्द थे ना, सा रे गा मा पा धा नी, 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7। अब उसने ये कहा Yes. कि हर एक एलिमेंट का उसके 8वें एलिमेंट से घूम जा गुण मिलेगा। समझे? तो 7 तो यही हो गए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां जो आएगा वो इसके नीचे आएगा। जरा देखते हैं ताकि समझ में आए। आपको दिखाई दे रहा है या और जूम करूं? नो सर, तो मैंने फ्लिप कर दिया। ये उल्ट। ओ शाबाश। ठीक है, यस सर। भाई हिंदी वाले को भी करेंगे तो वही आएगा। देखो, सारे गामा पाधानी। ठीक है, और वो कहां था? लेटिन था वो। कहां का था भाई? कहां का था ये? न्यूलैंड। न्यूलैंड ऑक्टेवर्स। पता नहीं कहां का था। जो ये दूसरे में लिखा है ना, डो रे मी फा सो लाती, ये उसके शब्द थे। हमारे यहाँ सारे गामा पा धानी। समझे? पश्चिम में ये यूज होता Yes, है, sir. इंडिया में ये है। लिखो, लिखा है आर यू डोरेमी। फैमिली नोट्स, ये बता आपको बता भी रहा है। देखो कि सारे गामा पाधानी ये हमारे यहाँ होता है, और वेस्ट में यानी कि पश्चिमी देशों में डो रे मी फा सो लाती होता है। तो इसी तरीके से रखा था नोट्स के म्यूजिकल कंपोजिशन पे। अब समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात समझो। हाइड्रोजन ये पहला है। इसके बाद देखो 2 3 लिथियम। 4 5 6 7 8वां फ्लोरीन। फ्लोरीन के गुण, ज्यादातर गुण हाइड्रोजन से मिलेंगे। यही कह रहा है ये। मैंने आपको क्या कहा? कैसे सजाया गया, किस हिसाब से क्लासिफिकेशन किया गया भाई। जीवित लोगों के लिए मैंने आपको बताया कि भाई कैसे क्लासिफिकेशन किया गया। रेगिस्तान में रहने वालों को अलग, पेड़ पे रहने वालों को अलग, पानी में रहने वालों को अलग, घास खाने वालों को अलग किया ना। प्रॉपर्टीज मिलाने की बात की, यहां भी प्रॉपर्टीज मिलाने की बात है। तो क्या कहा उसने कि हर एक एलिमेंट का उसके 8वें एलिमेंट से प्रॉपर्टी मैच करेगी, और इस हिसाब से उसने टेबल बना के रख दिया। हाइड्रोजन के बाद लिथियम, बेरिलियम, बेरियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये फ्लोरीन, ये इसके नीचे रख दिया क्योंकि इसकी सारी प्रॉपर्टीज फ्लोरीन से मिलेगी। ये किसी में भी देख लो, लिथियम है, लिथियम को पहला गिनो, लिथियम के बाद चलो 2 3 4 5 6 7 और 8, इसके नीचे आ गया सोडियम। अब लिथियम की सारी प्रॉपर्टी सोडियम से मिलेगी। समझ रहे हो क्या कहा उसने और कैसे रखा उसने? यस सर जी, समझ गया। हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी उसके 8वें एलिमेंट से मैच करेगी। ये था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। बेरिलियम से देख लो, बेरिलियम को पहला गिन लो तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां। मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी उससे मैच करेगी। ठीक है ना? तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ Yes, ऑक्टेव sir. आपको पता चल गया कि उसने आखिर किस हिसाब से लगाया। उसने कहा कि हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी उसके अगले 8वें एलिमेंट से पूरी तरह से मैच करेगी। 8वें एलिमेंट। ठीक है ना? यस सर। लेकिन अब उसने क्या देखा, सर जी। मतलब क्या कमी क्या आई न्यूलैंड की प्रॉपर्टी में, ये देखा गया। देखो अब उसकी कमियां, अक्सर क्वेश्चन में अब डिस्क्रिप्टिव पेपर में कमियां पूछ डालते हैं। क्या कमियां हैं? ऐसा देखा गया Yes. कि जो अष्टक सिद्धांत था यानी कि ऑक्टेव था, वो केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था, क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व से नहीं मिलता था। देखो ये कैल्शियम तक लागू हुआ। ये रहा कैल्शियम। मैं इसका रंग बदल दूं क्या? यस सर। रंग बदल दूं ताकि आपको यस। समझ में आए। ये रहा कैल्शियम, डेंजर साइन। अभी कैल्शियम के बाद आगे Yes, sir. जितने भी तत्व थे उसमें गुणधर्म नहीं मिल रहे थे। ये इसके बाद अगर गिनती चालू की जाए तो सबके गुणधर्म नहीं मिल रहे थे। ये एक ड्रॉबैक हो गया उसका, क्योंकि उसने सजा तो दिया पर पूरी तरह से उसके गुण यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं मिल रहे थे। पहली कमी। दूसरी कमी क्या थी?
दूसरी कमी क्या थी कि न्यूलैंड ने उस समय मौजूद 56 एलिमेंट्स के बारे में ही सोचा। समझे? वो 56 के 56 Yes, sir. सजा भी नहीं पाया, पर उस समय के मौजूद 56 एलिमेंट्स के बारे में ही सोचा उसने। समझे? और उसने ये मान लिया Yes. कि फ्यूचर में, भविष्य में और ज्यादा एलिमेंट्स खोजे नहीं जाएंगे। समझे? तो भाई ये उसकी Yes, sir. कमी साबित हुई, क्योंकि Yes, sir. भविष्य में Yes, sir. और बहुत सारे एलिमेंट्स खोजे गए। अब उन एलिमेंट्स के Yes, sir. हिसाब से फिर ये अट्ठा फेल हो जाएगा, अष्टक सिद्धांत उसका फेल होने वाली बात हो गई। समझ रहे हो आप कैसे? मैं आपको बता दूं, यहां देखो। Yes. यस सर जी। क्योंकि हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और उसके बाद ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे बहुत से आ गए जिनकी प्रॉपर्टीज आपस में मिलती हैं। तो अब ये तो अष्टक सिद्धांत फेल हो गया आगे। पहली कमी क्या थी उसकी? दोहराओ दोबारा से। पहली कमी क्या थी कि उसका ये ऑक्टेव वाला अष्टक सिद्धांत जो है वो कैल्शियम तक लागू हुआ, उसके आगे फेल हो गया। क्योंकि उसके आगे जो Fail, एलिमेंट्स yeah. उसने सजा के रखे, उसकी प्रॉपर्टीज, ये जो उसके आगे जितने भी एलिमेंट्स रखे उसने सजा के, उनकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रही थी पूरी तरह से। क्योंकि देखो यहां देखो, यहां देखो, लाल से समझाता हूं, आजा। चलो चलो, कौन सा कलर चुने? चलो ये देखो, Purple. कोबाल्ट और निकल, देख रहे हो आप? देख रहे हो Yes, कोबाल्ट और sir. निकल? यस सर। कोबाल्ट और निकल के बारे में अगर आप यस जानते सर। हो, यस सर। अगर आप जानते हो तो ठीक, नहीं तो जान लो। कोबाल्ट और निकल मैग्नेटिक होते हैं, चुंबकीय धातु, चुंबक से चिपकते हैं। इनका प्रयोग करके परमानेंट मैग्नेट बनाए जाते हैं। तो कहां ये धातु और कहां ऊपर नॉन मेटल अधातु, ये हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, इनको एक साथ रख दिया। बताओ, गलत हो गया यस सर जी। है ना? ये Yes, sir, इसका match. अगला ड्रॉबैक है, बता रहा हूं मैं। यस सर जी, मैचिंग है। ये उसका अगला ड्रॉबैक, ये उसकी अगली कमी है कि एलिमेंट्स को अट्ठे में यानी कि अष्टक में फिट करने के चक्कर में उसने कई जगहों पे दो एलिमेंट एक साथ रख दिए। एक कमी तो ये, यहां देखो, यहां इसने कोबाल्ट निकल एक साथ रख दिया, यहां पर सिलेरियम और लेंथेनाइट, ये लेंथेनियम, ये एक साथ रख दिया, दो एलिमेंट्स एक साथ रख दिए। ये उसकी एक कमी। और दूसरा, उसने क्या किया, सेट करने के चक्कर में सेम प्रॉपर्टीज वाले अलग हो गए। बाद में नीचे की बात कर रहा हूं मैं, सेम प्रॉपर्टीज वाले अलग हो गए। और अलग प्रॉपर्टी मतलब, यहां देखो मैं बता तो रहा हूं, आयरन, ये देख रहे हो, आयरन, Fe, आयरन दिखाई दे रहा है आपको? Yes, sir. अब Fe से मिलता जुलता प्रॉपर्टी है कोबाल्ट और निकल का। समझे? तो ये Fe, Yes, sir. कोबाल्ट और निकल एक साथ यस होने सर जी, चाहिए नो थे। आंसर। समझे? तो ये भी उसकी एक कमी रही कि उसने sir ऑक्टेव जी। बनाने के चक्कर में एक जैसी प्रॉपर्टीज वाले अलग कर दिए और अलग प्रॉपर्टीज वाले एक साथ कर दिए। समझे? रे आई बात समझ में? यस सर जी। Yes, sir. Yes, sir. न्यूलैंड के Yes, ऑक्टेव sir. की कमी थी। समझे? तो कह सकते हैं हम कि ये जो न्यूलैंड का जो लॉ ऑफ ऑक्टेव है, ये भी सिर्फ हल्के तत्वों तक ही लागू हो पाया। जैसे जैसे भारी एलिमेंट्स पे गए, भारी एलिमेंट का मतलब जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, एटॉमिक मास ज्यादा होता ज्यादा। है, तो जैसे जैसे भारी तत्वों पे गए ये फेल हो गया। और जैसे ही नोबल गैसों का खोज हुआ, नोबल गैस मतलब वो गैस जो किसी से रिएक्ट करती ही नहीं, जैसे हमारे बल्ब में मौजूद गैस है ना। मैंने याद कराया था उस दिन नोबल गैस का शॉर्टकट आपको, Yes. क्या था? बोलो, No. क्या बताया था मैंने नोबल गैस का? हीना, सर जी, नीना सर जी, और हीलियम भी करीना होता का है ना सर एक्सरे जी? रंगीन, बताया था ना मैंने। हीना, मीना। हीना Yes, माने sir. हीलियम, नीना माने नियोन, और माने आर्गन, करीना क्रिप्टॉन, एक्सरे जिनॉन, रंगीन रेडॉन। इनके खोज के बाद तो ऑक्टेव्स बिल्कुल खत्म सा ही हो गया, मतलब इनके खोजने के बाद ऑक्टेव्स बिल्कुल फेल हो गया। समझे? तो याद रखना, मैंने अभी अभी जो आपको बताया कि एक जैसी प्रॉपर्टीज वाले, जैसे कोबाल्ट और निकल एक जैसी प्रॉपर्टीज वाले, उनको आयरन के साथ रखना था, नहीं रखा गया, गलत हो गया। समझे? और कोबाल्ट और निकल को रखा किसके साथ? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के साथ, जो कि एक जैसी प्रॉपर्टी के नहीं है। तो एक लाइन में याद रखना, फिर बता रहा हूं,
एक जैसी प्रॉपर्टी वाले अलग कर दिए और अलग अलग प्रॉपर्टी वाले एक साथ रख दिए, ठीक है ना। तो फेल हो गया वो, लास्ट में यही किया उसने, समझे। ओके सर जी। कहां तक सही साबित हुआ वो, कैल्शियम तक, समझे। कहां तक ठीक रहा वो, कैल्शियम तक। कैल्शियम था। और कैल्शियम उसके बाद कैल्शियम तक। उसके बाद फेल हो गया। ढेर हो गया। तो ये ऑक्टेव्स की बात हुई, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। फिर ऑक्टेव के बाद Yes. आया अगला व्यक्ति जिसने नए तरीके से मतलब खोजा और लगाने की कोशिश की, और इसने काफी हद तक बहुत बढ़िया किया, समझे। देखो क्वेश्चन भी Yes, देखो sir. क्या दे रही है एनसीईआरटी। डिड डोबरनियर ट्रेड्स आल्सो Mendeleev. कॉलम्स ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव, कंपेयर एंड फाइंड आउट। उसने कहा, मतलब क्या है क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्या कह रही है, क्या डोबरनियर की तिग्गी न्यूलैंड के ऑक्टेव में भी पाई जाती है। ये आपका होमवर्क है, चेक करके देखो कि क्या न्यूलैंड के ऑक्टेव में डोबरनियर की तिग्गी पाई जाती है। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ डोबरनियर की तिग्गी क्या थी, बोल के बताना। कैसे सजाया डोबरनियर ने तिग्गी को, बताओ। डोबरनियर के ट्रेड्स कैसे सर सजाए जी, थे, बताओ, जल्दी बोलो। सर जी उसके पहले एलिमेंट हाँ और तीसरे एलिमेंट का औसत उसके बीच वाले एलिमेंट के बराबर होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मिलियो तेरा माथा चूमूंगा मैं। पहले और तीसरे का एवरेज बीच वाले का, और क्या क्या किस चीज का एवरेज, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का। हाँ पूरा बताना। पहले और तीसरे के एटॉमिक मास का एवरेज बीच वाले के बराबर होगा। तो क्या उसकी तिग्गी न्यूलैंड के ऑक्टेव में भी फिट बैठती है कि नहीं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ट्राई करके देखना। और फिर बाकी ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि डोबरनियर्स की क्या कमियां रही और ऑक्टेव्स की, न्यूलैंड के ऑक्टेव की क्या कमियां रही, डोबरनियर के ट्रेड की क्या कमियां रही और न्यूलैंड के ऑक्टेव की क्या कमियां रही, ठीक है। अब देखो न्यूलैंड के लॉ जो थे ऑक्टेव के वो फेल हो गया। उसके बाद भी बहुत सारे वैज्ञानिक खोजते रहे कि भाई कैसे किया जाए, कैसे किया जाए, कैसे एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को सजाया जाए। और उस खोज में एक वैज्ञानिक दिमाइत्री इवानोविच मेंडलीफ, शॉर्टकट में हम मेंडलीफ बोलते हैं, मेंडलीफ ने, जो कि एक रशियन केमिस्ट था, उसने खोज करी और पीरियडिक क्लासिफिकेशन किया, मतलब एलिमेंट्स को सजाया। देखो अब उसकी थोड़ी सी जीवनी दे रखी है ये आप पढ़ लेंगे, समझे। उसने एक टेबल बनाया, और उसने किस तरीके से टेबल बनाया, देखो उसके समय तक कुल 63 एलिमेंट्स खोजे जा चुके थे। मेंडलीफ ने जब बनाया तब तक 63 एलिमेंट्स खोजे जा चुके थे। अब उसने क्या किया, एलिमेंट्स को सजा के रखने से पहले क्या किया उसने, संबंध ढूंढे, किसमें, एटॉमिक मास में, यानी कि द्रव्यमान में, और तत्वों के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में। हिंदी में भी देखना चाहो तो आप देख लो क्या करा उसने, वाह हिंदी में तो ये भी पढ़ सकते हो। मेंडलीफ का जन्म 8 फरवरी 1834 में रूस के पश्चिमी साइबेरिया के टोबोलस्क स्थान में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा के बाद मेंडलीफ अपनी मां के प्रयासों के कारण ही विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सके। अपनी खोज को उन्होंने मां को समर्पित करते हुए लिखा, उन्होंने मुझे उदाहरण देकर समझाया, प्यार से समझाया, अपने शेष संसाधनों एवं शक्ति व्यय करके मेरे साथ विभिन्न स्थानों पर गई। वह जानती थी कि विज्ञान की मदद से बिना हिंसा के लेकिन प्यार व दृढ़ता से अंधविश्वास को, असत्य धारणाओं को और गलतियों को दूर किया जा सकता है। और इसी बात को दिमाग में था भाई, उसने मेंडलीफ ने पीरियडिक टेबल बनाया, आवर्त सारणी बनाया। और देखो क्या मैं कह रहा हूं, उसके समय तक 63 तत्व, देखो यहाँ 63 तत्व खोजे गए थे। और तत्वों में क्या किया उसने, उनके रासायनिक गुणधर्मों के बीच, पहले देखो उससे पहले क्या किया उसने, कैसे किया उसने, परमाणु द्रव्यमान और भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म। परमाणु द्रव्यमान मतलब एटॉमिक मास, भाई 63 के 63 एलिमेंट का एटॉमिक मास और उसका फिजिकल और केमिकल जो कैरेक्टर है। आप समझते हो ना, एक एलिमेंट का फिजिकल कैरेक्टर होता है, क्या कोई समझता है फिजिकल Yes, sir कैरेक्टर जी। कैसा होता है, वो दिखता कैसा है,
उसका आकार क्या है, यस सर जी, कैसा उसका दिखता है? रंग क्या है। ये फिजिकल कैरेक्टर है, वो कठोर है या नरम है, ये फिजिकल कैरेक्टर है, समझे। और उसका केमिकल कैरेक्टर मतलब वो ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करेगा, या वो हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड से या कार्बन से कैसे रिएक्ट करेगा, किसी दूसरे एलिमेंट से कैसे रिएक्ट करेगा, ये उसका क्या है, ये क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल कैरेक्टर। तो उसने एटॉमिक मास को और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को मिलाया, उनके बारे में पढ़ा, और फिर क्या किया उसने, रासायनिक गुणधर्मों में यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज में उसने क्या किया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके जो कंपाउंड बनते हैं उस पर अपना ध्यान लगाया। देखो क्या किया उसने, ही सेलेक्टेड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्यों हाइड्रोजन, अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेंडलीफ ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही प्रयोग क्यों किया, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा किसी से रिएक्ट करते हैं और आसानी से कंपाउंड बना देते हैं। 9वीं क्लास पढ़ के आए हो ना, कंपाउंड पता होगा क्या होता है। Yes sir, very reactive होता हाँ, तो यस सर जी, वेरी हाइड्रोजन रिएक्टिव होता और है। ऑक्सीजन बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं और आसानी से किसी के साथ कंपाउंड बना देते हैं। इसीलिए उसने जो भी 63 के 63 एलिमेंट थे उसका हाइड्राइड्स और उसका ऑक्साइड्स प्रयोग में लिया क्लासिफिकेशन करने के लिए। हाइड्राइड्स मतलब हाइड्रोजन से रिएक्ट करके बनने वाला कंपाउंड, हाइड्रोजन से, और ऑक्साइड्स मतलब बोलो, ऑक्सीजन से बनकर, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बनने मिलकर वाला बनने कंपाउंड। वाले। ठीक है ना। तो उसने 63 के 63 एलिमेंट्स का हाइड्राइड्स और ऑक्साइड से रिएक्ट करके, मतलब रिएक्शन करके जो बनेगा उसके आधार पर उसने क्लासिफिकेशन किया, और एटॉमिक मास का ही प्रयोग किया। और जब तक लोग एटॉमिक मास के प्रयोग के चक्कर में फंसे रहे तब तक पूरा सही नहीं हुआ। याद रखना, डोबर्नियर ने भी एटॉमिक मास का प्रयोग किया, न्यूलैंड ने भी एटॉमिक मास का प्रयोग किया, मेंडलीफ ने भी एटॉमिक मास का प्रयोग किया, और जब तक एटॉमिक मास के चक्कर में फंसे रहे जब तक बिल्कुल सही कभी नहीं हुआ, क्योंकि एटॉमिक मास तो पॉइंट में भी होता है ना। यस सर, 26.4, यस सर। 25.3, 19.2 पॉइंट में भी होता है। मैं अभी आपको यस समझाऊंगा पॉइंट में होने से क्या नुकसान होता है। मैं चलो अभी बात आ गई तो यही समझा दूं। मान लो 25 है एक नंबर और दूसरा नंबर है 25.1। सुन रहे हो मेरी बात? यस सर जी। यस सर। है। Yes sir. मान लो एक ऐसा Yes, एलिमेंट sir. है जिसका 25 है और एक ऐसा एलिमेंट है जिसका 25.1 है एटॉमिक मास। अब इसके बीच में भविष्य में कितने खोजे जा सकते हैं ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि 25.1 से 25 से 25.1 के बीच में कितने नंबर होते हैं? कोई बता सकता है तुम में से कोई कितने नंबर होते हैं? बोलो। Sir 0.1. अनंत, अनंत, Sir अनंत, क्योंकि मैं सर लिख जी, सकता हूं अनंत। 25.01, 25.0001, 25.000001, 25.00000000 अनंत। तो एटॉमिक मास पॉइंट में आता है और एक एटॉमिक मास से दूसरे एटॉमिक मास के बीच में कितने नंबर खोजे जा सकते हैं ये पता नहीं। अब मान लो मैंने टेबल बना के छोड़ दिया, अब मैं बीच में कैसे जगह छोड़ूं, कितनों के लिए जगह छोड़ूं, नहीं पता। तो ये भी इसकी एक कमी बन जाती है, आगे अभी आप पढ़ेंगे। तो देखो मेंडलीफ ने क्या कहा, मेंडलीफ ने कहा कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। मतलब तत्वों की जो विशेषता है वो उसके एटॉमिक मास के गुण के कारण है। क्या कहा उसने? तत्वों के गुणधर्म उसके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं, परमाणु द्रव्यमान के कारण होते हैं। क्या कहा उसने? तत्वों के गुणधर्म उसके परमाणु द्रव्यमान के कारण होते हैं। और जब तक द्रव्यमान के चक्कर में फंसे रहे तब तक क्या होता रहा? बोलो। फेल होता रहा। सही नहीं बनी, फेल होते रहे। चलो देख लें, फेल होने से पहले पास तो हुआ ही था ना ये व्यक्ति, मतलब फेल होने से पहले कुछ तो बढ़िया किया था इसने। उसके बारे में जाने। हाँ जी, चलिए थोड़ा सा, शाबाश, हाँ जी दिखाई दे रहा होगा आपको। उसने जो बनाया
तो देखो क्या किया, ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स ये रखे, देखो R2O ये ऑक्साइड है, R2O ये उनके, आपने 9th पढ़ा है, उनके मिलने का है भाई, एक ऑक्सीजन से मिल रहा है R2O, यानी कि डाई ऑक्साइड। ये मोनो ऑक्साइड RO, ये ट्राई ऑक्साइड R2O3, ये RO2, ये R2O5, ये RO3, ये R2O7, ये RO4, ऐसे तक सजाया उसने, समझ रहे हो? देखो देखो यहां एक ऑक्सीजन, यहां 3 ऑक्सीजन, यहां 5 ऑक्सीजन, यहां 7 ऑक्सीजन, दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। Yes, sir. यस सर। और फिर जब सिंगल वाला किया तो यहां 1 ऑक्सीजन, यहां 2 ऑक्सीजन, यहां 3 ऑक्सीजन, यहां 4 ऑक्सीजन, लेकिन इसमें जो भी एलिमेंट लिया वो एक है, लाल वाले में एक ही एलिमेंट है, देखो R R R R, है ना? और नीले वाले में जहां पर ऑक्सीजन बढ़ रहा है यहां पर R2 R2 R2, देख रहे हो ना? R2 ही है, लेकिन sir, ऑक्सीजन yes. 1 3 5 7 हो गया, समझ रहे हो? ये उसके हाइड्राइड्स, सॉरी ऑक्साइड्स थे, ये क्या थे उसके? ऑक्साइड। हाँ ऑक्साइड्स बनाए उसने। फिर उसने हाइड्राइड बनाया RH, RH2, RH3, RH4, फिर वापस RH3, RH2, RH। फिर यहां पर ट्रांजिशन सीरीज, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए छोड़ दिया जगह। अब देखो इसने क्या किया, इसने पीरियड्स बनाए, 1 2 3 4 5 6 पीरियड दिए, और इसको ग्रुप में नाम दिया, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7, ग्रुप 8। अब इसकी ये खासियत तो उठ के आगे चली गई भाई, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना है उसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी ये ग्रुप और पीरियड कितने, सॉरी ग्रुप 8 और पीरियड 7, ये देखो दिखाई दे रहा है? Yes, sir. यस सर मॉडर्न जी। पीरियोडिक टेबल है, ग्रुप 8 ही है, 1 2 सॉरी 18 8 निकल रहा है मुंह से, 18। उसकी यही खासियत, मतलब मेंडलीव की यही खासियत इस्तेमाल हुई, इस्तेमाल तो वही खासियत हुई कि भाई इधर ग्रुप बना दिए, इधर पीरियड बना दिया, वही खासियत इस्तेमाल हुई। पर यह है कि मेंडलीव ने 8 ही बनाए, पर मॉडर्न में 18 हैं और इसने 6 पीरियड बनाए, मॉडर्न में 7 हैं, ठीक है ना? अब इसने सजाया एटॉमिक मास के हिसाब से, देखो ये सबसे कम, फिर उससे थोड़ा ज्यादा, 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 इसने एटॉमिक मास के हिसाब से सजाया सबको, ठीक है ना? अब खाली एटॉमिक मास नहीं लिया उसने, Yes, sir, ध्यान sir. रखना, खाली एटॉमिक मास नहीं लिया उसने, क्या क्या चीज ली थी साथ में? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से रिएक्शन करने पर जो उनके ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स बनते हैं उसको भी कंसीडर किया था, ठीक है ना? Yes, sir. अब यहां पर इसने कहीं कहीं गड़बड़ कर दी। क्या क्या गड़बड़ कर दी? ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स को बैठाने के चक्कर में कहीं कहीं उसने ज्यादा एटॉमिक मास वाले को आगे रख दिया और कम वाले को बाद में। ये देखो, दिखा दूं एक ही नजरों में, ये देखो। सर जी है। अब आप बताओ आपके हिसाब से कौन आगे होना चाहिए था? बोलो कौन पहले आना चाहिए था? बोलो। जी Sir, ये 50.20. CR आना चाहिए था, 50.20 पहले आना चाहिए क्या था। आना चाहिए था? CR, क्रोमियम क्रोमियम। पहले आना चाहिए था, और V यानी कि वेनेडियम बाद में Yes, आना sir. चाहिए था। लेकिन देखो Yes, sir. क्या हो गया ना, और इन्होंने हाइड्राइड्स और इन्होंने ऑक्साइड्स को सजाने के चक्कर में, ये उसकी एक कमी है, मैं अब कमियां गिनवा रहा हूं। हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स को सजाने के Sir, ये चक्कर में स्कैंडियम और टाइटेनियम भी तो है। क्या? Sir, ये स्कैंडियम और टाइटेनियम। हाँ, ये पीछे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सब लाइन से हैं। तो अब यहां भी वही चीज है जो आपको नजर आ रही है, पर ये तो ठीक है, स्कैंडियम कम है, टाइटेनियम ज्यादा है, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है ना? यहां गलत है, बस गलत है ना यहां? सर जी कोबाल्ट
कोबाल्ट और निकल में भी है। निकल पहले आना चाहिए था, कोबाल्ट बाद में आना चाहिए था, है ना? यस सर। ये मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है? उसने हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स को सजाने के चक्कर में रखा इस तरीके से, और वहां पर मिस्टेक हुई। उसने कई जगहों पर क्या किया कि ज्यादा एटॉमिक मास वाले को पहले रख दिया और कम वाले को बाद में, जबकि वो तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख रहा था ना, बढ़ते क्रम में रख रहा था। पहले छोटा होना चाहिए था, फिर Yes, उससे sir. बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो ये उसकी एक कमी रही। और दूसरी यही सबसे बड़ी कमी रही कि एटॉमिक मास के आधार पे लिया था, तो अब पता ही नहीं है हमें कि 50.94 और 50.20 के बीच में जाने कितने एलिमेंट्स की खोज की जा सकती है। नहीं पता ना। तो भैया अगर वो डब्बे छोड़ना चाहेगा, खाली डब्बे छोड़ना चाहेगा, तो कितने डब्बे छोड़ेगा तय नहीं कर पाएगा, ये पता नहीं चलेगा। ठीक है ना? यस सर जी। देखिए क्या है, आगे बढ़ते हैं। अब खाली कमियां ही मत गिनो, कुछ उसकी खूबियां भी गिन लो। भाई मैंने 2 कमी आपको गिना दी। एक कमी ये कि उसने कहीं कहीं भारी एटॉमिक मास वाले को पहले रख दिया और हल्के वाले को बाद में। दूसरी कमी क्या रही कि उसको अब भाई एटॉमिक मास के आधार पे लिया था, तो एक एटॉमिक मास से दूसरे एटॉमिक मास के बीच में कितने एलिमेंट्स खोजे जाएंगे, कैसे पता कर पाना मुश्किल है। और तीसरा उसने आइसोटोप्स के लिए जगह नहीं छोड़ी। अब आप कहोगे आइसोटोप क्या होता है, तो मैं आपसे कहूंगा पढ़ के नहीं आए 9वीं में क्या होता है आइसोटोप? पढ़ के आए हो आइसोटोप क्या होता है? कोई बता सकता है? बोलो भाई, आइसोटोप और आइसोबार कोई बता सकता है? हे भगवान, बालक भी ना। आइसोटोप और, अरे हिंदी क्या होती है आइसोटोप की? कोई बता सकता है? हिंदी नहीं पता मुझे भाई। मैं हिंदी कहाँ से देखूं? पता नहीं भाई, हिंदी नहीं पता। खैर, आइसोटोप और आइसोबार ये 2 चीजें होती हैं। पर जब ये हाँ सर जी, इसका हिंदी होता है समस्थानिक। समस्थानिक। अरे हाँ यार, मैं कभी नहीं सुना मैंने। अरे मैं तो भूल गया, मेरे पास तो ये हिंदी में भी है। यही मिल जाएगा मुझे उसकी कमियों में। सीमाएं मतलब मेंडलीफ की कमियां। ये रहा देखो, समस्थानिकों के। अब ये समस्थानिक क्या होते हैं पता है आपको? इनके द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। समस्थानिक का मतलब इनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, पर एटॉमिक मास अलग अलग होता है। जैसे अब देखो 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 यहां देखो, मेंडलीफ ने हाइड्रोजन का जिक्र कर दिया, लेकिन अब हाइड्रोजन के कई रूप होते हैं। 1H1, 1H2, 1H3, ये 3 आइसोटोप होते हैं हाइड्रोजन के, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम। देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 ही है तीनों में, लेकिन एटॉमिक मास 1, 2, 3 अलग अलग है। तो भैया 3 जगह रखना चाहिए था ना। एक बात बताओ, एटॉमिक मास के आधार पे रख रहे हो तो तीनों को रखो, क्यों? यस सर। यस सर। भाई एटॉमिक मास के आधार पर रख रहे हो, तीनों को रखो। लेकिन उसने आइसोटोप की का कोई जिक्र नहीं किया, यानी कि समस्थानिकों का कोई जिक्र नहीं किया। यह भी उसकी एक कमी रह गई। चलो पहले अचीवमेंट्स के बारे में जान लेते हैं। कमियां तो मैंने आपको पहले ही बता दी। क्या थी उपलब्धि, क्या थी अचीवमेंट्स? देखो उसकी एक उपलब्धि यह थी कि चाहे एटॉमिक मास आगे पीछे क्यों ना करना पड़े, पर उसने उनको प्रॉपर्टीज के हिसाब से सही सजा दिया। याद रखना, ये ही उसकी कमी भी थी।
समझे? ध्यान रखना ये बात, मेरी बात समझ रहे हो? यही उसकी कमी भी थी और इसी को उसकी उपलब्धि में भी गिना जा रहा है। कमी क्या थी? कमी में क्यों गिन रहा हूं मैं कि भाई गलत है, तुम तो एटॉमिक मास को बढ़ते क्रम में सजा रहे थे, यहां तुमने उल्टा किया है। और उपलब्धि में क्यों गिन रहे हैं कि चाहे उल्टा करना पड़ा हो लेकिन उसने प्रॉपर्टीज एक जैसी रखी हैं एक ग्रुप में। देखोगे ध्यान से, यहां ये जो है निकल, सॉरी नाइट्रोजन, फास्फोरस, वेनेडियम वगैरह वगैरह, ये प्रॉपर्टीज एक जैसी उसने, मतलब इनके काफी हद तक प्रॉपर्टीज मिलती जुलती हैं। समझे मेरी बात? कि Yes, भले ही sir. उसे आगे पीछे करना पड़ गया हो पर प्रॉपर्टीज एक जैसी मिला के रखी उसने, ये उसकी उपलब्धि हो गई। लेकिन अब कमी ढूंढ रहे हैं तो हम कहेंगे कि भाई आगे पीछे क्यों किया उसने, गलत है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख रहा था तो फिर गलत कर दिया, तो ये कमी भी बन सकती है उसकी। ठीक है। और दूसरी बात, मेंडलीफ ने कुछ गैप छोड़े, गैप, अपने पीरियडिक टेबल में कुछ गैप छोड़े ताकि भविष्य में अगर कोई एलिमेंट खोजा जाए तो वो उस गैप में फिट कर दिया जाए। समझे? जैसे संस्कृत में एका बोलते हैं, एका एका एका, एकादशी द्वादशी, सुना है ना? तो एका माने वन। यस सर। तो जैसे स्कैंडियम, गैलियम, जर्मीनियम ये बाद में खोजे गए और इनकी प्रॉपर्टीज है ना सिमिलर थी किससे? बोरोन, एका एल्युमिनियम, एका सिलिकॉन, ये सभी क्या हैं? बोलो क्या हैं ये सभी? ये सभी एक जैसी प्रॉपर्टी शेयर करते हैं, मेटेलॉइड्स वाली। ठीक है ना? तो अब देखो उसमें पहले तक तो जो खोजा गया था वो तो रख दिया उसने। ऊपर देखो जरा, मैं आपको पीरियडिक टेबल में दिखा देता हूं। ये देखो, ये रहा उसका सिलिकॉन, है ना? गैलियम कहां रखा उसने? गैलियम जर्मीनियम तो बाद में खोजे गए थे। ये रहा, देखो क्या लिखा है, प्रॉपर्टीज ऑफ एका एल्युमिनियम प्रेडिक्टेड बाय मेंडलीव्स एंड दोज ऑफ एलिमेंट गैलियम डिस्कवर्ड लेटर रिप्लेस एका एल्युमिनियम। समझे? देखो क्या है, देखो ये देखो, एटॉमिक मास क्या है? 68 है। किसका? एल्युमिनियम का। और गैलियम का 69.7। ये उसका ऑक्साइड का फॉर्मूला, क्लोराइड का फॉर्मूला। तो बाद में खोजे जाने वाले एलिमेंट्स के लिए उसने जगह छोड़ी, ये उसकी एक विशेष खास बात थी। देखो यहां पर क्या लिखा है, पढ़ोगे तो समझ में आएगा। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ दिया। इन रिक्त स्थानों को दोष के रूप में देखने की बजाय मेंडलीव ने दृढ़ता पूर्वक कहा, अनुमान लगा के कहा कि ऐसे तत्वों का अस्तित्व, मतलब भविष्य में ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान किया जो उस समय तो नहीं ढूंढे गए थे लेकिन बाद में ढूंढे जा सकते थे। समझे? इनका नामकरण उन्होंने उसी समूह में इससे पहले आने वाले तत्वों के नाम के आधार पर एका शब्द लगा के, मतलब संस्कृत में एका उपसर्ग लगा करके बना दिया। जैसे कि बाद में ढूंढे जाने वाला स्कैंडियम, गैलियम, जर्मीनियम के गुणधर्म किससे मिलते थे? एका बोरोन से, एका एल्यूमिनियम से, एका सिलिकॉन से मिलते थे। अब मैंने आपको क्या बताया, देखो उसके पीरियडिक टेबल में है, देखो ना उसके पीरियडिक टेबल में एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, बोरोन है, ऊपर दिखाई दे रहा है। तो इनसे मिलते जुलते कौन कौन से खोजे गए? बोलो, अब आप ही लोग बोलो कौन कौन से खोजे गए? स्कैंडियम और गैलियम और जर्मीनियम, ये सब मिलते जुलते खोजे गए थे ना। तो मेंडलीव द्वारा अनुमानित एका एल्यूमिनियम तथा बाद में ज्ञात गैलियम के गुण धर्मों को इस तरीके से रखा गया है, देखो एक जैसे मिलते थे। तो समझे? तो इसको फिर मेंडलीव की पीरियडिक टेबल में डाल दिया गया। समझे? अब देखो इतनी सारी बढ़िया बातें थी, उसने सबको एटॉमिक मास के हिसाब से सजाया और सारे एलिमेंट्स को सजाने में सफल हुआ।
प्रॉपर्टीज के हिसाब से मिलाने में सफल हुआ, गैप भी छोड़े ताकि भविष्य में कोई खोजा जाए तो वो उसमें रखा जा सके, इसीलिए उसका पीरियोडिक टेबल काफी स्वीकार आ गया। समझे? जो नोबल गैस मिले जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, है ना, इसका पहले भी कई जगहों पर उल्लेख किया गया है। इनका पता बहुत देर में चला। इनका पता देखो, लोग ये जानते थे कि हीलियम कोई गैस है, नियोन भी कोई गैस है, आर्गन भी कोई गैस है हवा में, लेकिन मतलब उल्लेख इनका डिस्क्रिप्शन था, इनके बारे में लोग जानते थे, लेकिन ये पता बाद में चला कि ये बिल्कुल रिएक्शन नहीं करते किसी से, और इनकी बहुत ही थोड़ी मात्रा है हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे वायुमंडल में। समझे? तो जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल की एक विशेषता थी कि जब इन गैसों का पता चला तो इनको रखने के लिए, जब इन गैसों का पता चला तो इनको रखने के लिए जगह, देखो अब ये है ना, लास्ट में एक कॉलम बना करके रखा जा सकता था, क्योंकि भाई मेंडलीव ने क्या कहा, बताओ मुझे, मेंडलीव ने किस हिसाब से बनाया? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रिएक्शन के हिसाब से इनको रखा है ना? बोलो। यस सर। और ये गैस तो रिएक्शन ही नहीं करते किसी से, है ना? बोलो बोलो, ये गैस तो रिएक्शन ही नहीं करते किसी से। तो बाद में जब Yes, ये sir. गैस ढूंढे गए तो इनको रखने की दिक्कत ही नहीं होनी थी, क्योंकि भाई इसका एक अलग से कॉलम बना देते और उसमें सारे डाल देते, सारे नोबल गैस, क्योंकि ये तो किसी से रिएक्शन ही नहीं करते। तो एक ये भी बढ़िया खास बात थी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अरेंजमेंट की। और रही बात कमियों की, ये कमियां मैं आपको इसकी पहले ही गिना चुका हूं, क्या क्या कमी गिनाई मैंने? कहीं कहीं उसने भारी को आगे रख दिया, हल्के को बाद में, है ना? उसने आइसोटोप्स के लिए यानी कि समस्थानिकों के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। और एक कमी उसकी सबसे ज्यादा, जो यही आपको टेबल देख के समझ में आएगी, क्या? हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन, इसको यहीं क्यों रखा, सवाल पूछा गया, क्योंकि इसकी विशेषता तो लिथियम से, जो आपने लिथियम सोडियम पोटेशियम के ऊपर रखा, इससे मिल रही है, लेकिन इसकी विशेषता तो दूसरों से भी मिलती है, फ्लोरीन से भी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन से भी मिलती है। तो इसको यहीं क्यों रखा, यहां क्यों नहीं रखा? क्योंकि देखो ये भी RH है, ये भी RH है। हाँ, भले ही इसका ऑक्साइड अलग बन रहा है, लेकिन हाइड्राइड तो सेम बन रहा है। और हाइड्रोजन का यहीं क्यों रखा, वहीं क्यों नहीं रखा? क्योंकि और भी कई ऐसे गुण हैं, सिर्फ हाइड्राइड की ही बात नहीं कर रहा, और भी कई ऐसे गुण हैं जो हाइड्रोजन के इनसे मिलते हैं और इनसे भी मिलते हैं। तो यहीं क्यों रखा, यहां क्यों नहीं रखा? ये कमियां, इतना दिमाग में डाल लीजिए, ठीक है ना? इन तीन कमियों, मतलब इन तीन को डाल दीजिए। उसने कहीं कहीं भारी को पहले रख दिया, हल्के को बाद में, उसने आइसोटोप के लिए जगह नहीं छोड़ी, और उस प्रश्न था कि भाई हाइड्रोजन को यहीं क्यों रखा, वहां क्यों नहीं रखा? इस बात का जवाब दे नहीं पाया न्यूलैंड, ठीक है? कमी में गिना गया इसको। आज के लिए इतना ही। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है ना? ठीक है सर। इतना Okay, sir. इसको समझ में आया अच्छे से? भाई मैं